डेली के बेसिस पे ये जीके कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी तैयारी जीके के लिए, किसी भी पेपर के लिए बहुत ही मजबूत हो जाएगी। इस जीके क्विज में आपको दिया जाता है 20 से 25 क्वेश्चन डेली, और सारे इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों लेवल के होते हैं। यानी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में। और आज 13वां सेट है। ये जीके क्विज आपको रोज डेली दिया जाता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो जो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि ये कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। चलिए दोस्तों, सारे पूछे गए प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी। संयुक्त पूंजी कंपनी क्या है दोस्तों? कि मतलब कई सारे लोगों ने, मतलब देश के सरकार ने और कई सारे लोगों ने मिलकर ये कंपनी शुरू की थी। तो संयुक्त पूंजी कंपनी किसने शुरू की थी? डच ने सबसे पहले शुरू की थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? दोस्तों, वर्ष 1613 यानी कि सबसे पहले 1613 में ही ये भारत आए थे, और सबसे पहले इनको कारखाना कहाँ स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो दूसरे का हो जाएगा डी, सूरत में। सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत में अपनी कंपनी स्थापित की थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट के काल में, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था तो उस समय किस मुगल सम्राट का काल था? तो दोस्तों 13वें का आंसर हो जाएगा आपका, तीसरे का आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, बी, जहांगीर के शासनकाल में की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जीके पढ़ते हैं तो आप किसी भी एग्जाम का सिलेबस उठा के देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्राचीन इतिहास में कुछ चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता पे एक अलग वीडियो लूसेंट एमसीक्यूज का है, आप देख सकते हैं, चैनल एक बार जरूर चेक कीजिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? चौथे का आंसर हो जाएगा आपका एक, कांस्य युग की। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में स्थित है वो है आपका सिंध, वर्तमान पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पर एक प्रश्न ये बनता है कि मोहनजोदड़ो का वास्तविक नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वेदों की संख्या कितनी है? सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। वेदों की संख्या कुल 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और अथर्ववेद में क्या है? तो जादू टोने का वर्णन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि पुराणों की संख्या अक्सर याद नहीं रहती, पर यह क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, आपके लिए एसएससी में बार बार पूछे गए जीके के प्रश्नों का एक सेट भी लाया गया है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन का प्राचीन नाम था आपका अवंतिका। प्राचीन इतिहास से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अवंती, ये प्राचीन भारत का बात कर रहा है। अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया, किस शासक ने बनाया था? तो ये शिशुनाग ने अपने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, और ये वही शिशुनाग है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी? यानी कि मैसूर के जब टीपू सुल्तान के साथ युद्ध हुआ था जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, तो उसमें अंग्रेजी सेना की कमान किसने संभाली थी? तो 10वें का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि जनरल हैरिस ने संभाली थी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जनरल हैरिस ने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां बनना है कि निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी? ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। मेनली यहाँ एसएससी, बैंकिंग और रेलवे को टारगेट किया जा रहा है, यानी कि उसके बैंकिंग के तो थोड़ा कम क्वेश्चन है, पर एसएससी और रेलवे के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। साइंस के क्वेश्चन जो हैं वो रेलवे के हैं, और ऐसे क्वेश्चन ये सारे एसएससी के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन पूछे जरूर गए हैं। सो मेक श्योर कि आप एक तो लास्ट तक वीडियो देखते हैं, दूसरा डेली देखते हैं, और तीसरा अच्छे से देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? तो फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी आपके मोहम्मद शाह ने। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? किस एक शासक ने? मेनली यहाँ बंगाल के शासक हैं सारे, तो किस शासक ने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? सबसे पहले ये किया था आपका शाह आलम द्वितीय ने। बाद में इनको भी अंग्रेजों ने धोखा दिया और इनको भी युद्ध करना पड़ा था। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया? किस मराठा सरदारों ने सबसे बाद में स्वीकार किया था? किसने किया था दोस्तों? तो ये आपके होलकर ने किया था। होलकर ने सबसे बाद में संधि को स्वीकार किया था, याद रखेंगे। चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्यों देख सकती है दोस्तों? चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को यानी कि स्वतंत्र होकर एक आंख से दूसरी आंख से देख सकती है। दोस्तों गिरगिट भी ऐसा ही होता है, अपनी एक आंख से दूसरी तरफ और एक आंख से दूसरी तरफ देख सकता है। तो किस लिए देखता है? क्योंकि उसकी संयुक्त कंपाउंड आंखें हैं, मतलब इधर उधर अलग अलग आंखें हैं, तो वो अलग अलग देख भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन, ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन विच सब्सटेंस इज यूजुअली लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि सबसे ज़्यादा किस पदार्थ की हानि होती है? तो ये होती है आपकी सोडियम क्लोराइड की, NaCl। सोडियम क्लोराइड आपको हाइड्रेटेड रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है दोस्तों। तो जब हम निर्जलीकरण होता है तो सोडियम क्लोराइड की ही हानि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? 16वें का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? गुर्दे का काम इसमें से क्या नहीं है? तो रक्त का नियमन, ये सही है। शरीर से उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन, ये भी सही है। प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये इम्यून एलिमेंट को प्रोड्यूस नहीं करता है गुर्दा आपका, या किडनी जैसे मान लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप डेली जीके कुछ देखा कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सोडियम पंप कार्य कहाँ होता है? सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है? तो दोस्तों जो सोडियम पंप है उसका कार्य होता है आपका तंत्रिका आवेग में। तंत्रिका आवेग यानी कि नर्व इम्पल्स में, तंत्रिका आवेग यानी कि दिमाग में जो तंत्रिकाएं होती हैं उनके में। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? दोस्तों आपको बता दें कि मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 48 से 52%। और प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, यानी कि पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है लगभग 91 से 92। याद रखेंगे, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में प्लाज्मा से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा डोनेशन और इस सब का बात चल रहा है ना, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे जाए। चलिए, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट या वाल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कितनी बार खुलते और बंद होते हैं। कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो ये लगभग 1 लाख बार होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अगर आप SSC CPO या UPSI का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पॉलिटी के लिए अलग से एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें 4 वीडियो कवर भी हो चुका है। आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि UPSI के एग्ज़ाम में पॉलिटी ज़रूर पूछी जाती है और अच्छे लेवल पे पूछी जाती है, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा करेगी। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। ये आपके प्रारूपण समिति के अध्यक्ष भी थे, ये भी याद रखेंगे। कहाँ के अध्यक्ष थे? संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये जीके है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप तुरंत लगा देंगे। अगर नहीं आता है तो आप याद भी करेंगे तो भी जल्दी नहीं याद आएगा। इसलिए जो नहीं आता है वो भी आपको तुरंत पता चल जाएगा, और जो आता है वो तो आपको पहले से पता था, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं होगा। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मेनली क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपने की थी पाल वंश के महान शासक धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने। याद रखेंगे, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? दोस्तों इतिहास में आपका बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से जुड़े क्वेश्चन काफ़ी पूछ लेता है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है बौद्ध सभाओं से लेके और जैन सभा से लेके,
तो वो दोनों आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग वीडियो उनके लिए ले आऊँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हिस्ट्री का। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, यानी कि बराबर, दोनों के बराबर उपदेश किसके शासनकाल में आए थे। तो 22वें का आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार के शासनकाल में किसी एक धर्म को मतलब वो नहीं हुआ था, बढ़त नहीं होती, बाकी दोनों धर्म समान रूप से बढ़े थे। नागा अर्जुन कौन है? नागा अर्जुन कौन है दोस्तों? नागा अर्जुन, आप वो फिल्म का नाम नहीं है, कोई हीरो नहीं है, ये पूरा प्राचीन समय का पूछ रहा है, आप लगा दो साउथ के हीरो हैं, ऐसा नहीं है। ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगर आप इनको क्रोम पे सर्च करते हैं तो इनके बारे में मिलेगा, एक बार सर्च करके देख लीजिएगा ताकि आप ये चीज़ भूलें ना, ये सबसे अच्छी बात है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद यानी कि जैन धर्म को संभालने के लिए अगला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ था? तो जो अगले अध्यक्ष नियुक्त हुए थे उनका नाम था सुधर्मन। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सुधर्मन थे। चलिए दोस्तों 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यानी कि मेन संस्थापक ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में किसको माना जाता है? तो दोस्तों आपका याद होगा कि प्लासी के युद्ध के बाद ही ब्रिटिश साम्राज्य मतलब भारत में स्थापित हो गई थी। तो प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज के सेट में हमने कुल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दोस्तों। ये सेट अगर आप डेली देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेट अच्छा लगा कि नहीं। अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल पे विजिट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।